नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सत्यम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल सौर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 18वीं शताब्दी का भारत। इसके अंदर ये एक्चुअली आधुनिक इतिहास का हिस्सा है, 18वीं शताब्दी का भारत। बट ये लिंक है आपका मध्यकालीन इतिहास से। एक्चुअली 18वीं शताब्दी का भारत हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में। बट इसका जो नींव रखा जाता है, जो बाबर जब आते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध के जीतने के बाद, जब मुग़ल वंश का स्थापना करते हैं, उसी से इसका लिंक है। बट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में इसको पढ़ा जाता है। जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी के आसपास, और मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे होता है उसका स्टडी खास करके इसके पतन का, मतलब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो होगा मुग़ल वंश के अंदर में, धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर चलते हैं, तो उसको हम आधुनिक इतिहास के अंदर में देखते हैं। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी यूरोपियन कंपनी या कंट्री भारत में आते हैं, उसका जो ट्रेड चलता रहता है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और कर्नाटक का युद्ध को भी कंप्लीट किया हुआ है। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिख जाएगा, अब वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंदर में जो हम पढ़ते हैं, भारत के अंदर में जो शासक चल रहा था उस टाइम में मुग़ल वंश का। ठीक है। तो इसके अंदर में हम लोग को देखना जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में औरंगज़ेब को पढ़ना बहुत होता है खास करके, और उसके आगे के जो शासक आते हैं जैसे शाह आलम द्वितीय आएंगे, उस सबको देखेंगे। और इसके साथ साथ बाहर का जो अटैक होता है, नादिर शाह जैसे अटैक करेंगे, अहमद शाह अब्दाली, और इसी के साथ साथ तीसरा पानीपत का युद्ध होगा, उसको भी देखेंगे। और ख़ास करके ये देखना है हमको, ये जो पॉइंट है ना, किन किन कारणों से मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है या खात्मा होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी पॉइंट को कवर किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में। ठीक है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे औरंगज़ेब से नहीं, औरंगज़ेब के पिता हैं शाहजहाँ, वहाँ से स्टार्ट करवाऊँगा। इससे होगा कि शाहजहाँ के भी कुछ फैक्ट को समझ लेंगे, और उसके आगे जो उसका पुत्र है औरंगज़ेब, तो उसके अंदर में ना हमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। हम हर एक पॉइंट को समझ पाएंगे बहुत ही इजी तरीक़ा से। इसलिए हम औरंगज़ेब के पिता है शाहजहाँ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसकी कुछ हिस्ट्री, उसकी शादी किन से हुआ रहता है, मुमताज़ के बारे में, और उसका कुछ योगदान रहता है, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस सब को पढ़ेंगे हम। चलिए तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अंत तक वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आप लोग को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आपके सामने स्लाइड पे दिख रहा होगा, खुर्रम या शाहजहाँ। तो शाहजहाँ बाद में पॉपुलर होता है, जब पैदा होता है शाहजहाँ तो उसका नाम रहता है खुर्रम। ठीक है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी माता और इसकी पिता का क्या नाम है। सबसे पहले तो इसकी माता का नाम है गौसेन, जगत गौसेन से फेमस है, बट नाम रहता है मानवती बाई। ठीक है। ये एक्चुअली जयपुर की महारानी रहती है, ये राजपूत कास्ट घराने से रहती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब इसका जन्म होता है, और जन्म कहाँ पे होता है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर के अंदर में। लाहौर कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर में। इसका पिता का नाम क्या है, जहांगीर या सलीम। सलीम, जहांगीर को सलीम कहते हैं। और इसकी जो माता रहती है खुर्रम का, एक हिंदू घराने से रहती है, जिसका नाम है मानवती बाई, या जगत गौसेन के नाम से फेमस है। ये याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब पैदा होता है तो उसका नाम खुर्रम रहता है, शाहजहाँ क्यों कहा जाता है। गौर कीजिएगा ज़रा इस बात पे। होता क्या है कि मुग़ल साम्राज्य जो रहता है इस टाइम में, उसके दक्षिण में एक क्षेत्र है अहमदनगर। ठीक है, डेक्कन के आसपास। मैं आप लोगों के लिए मैप भी लाया हूँ, दिखाऊंगा कि शाहजहाँ के समय में मुग़ल वंश का विस्तार, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक रहता है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। होता क्या है कि 1617 ईस्वी के आसपास वही डेक्कन, मुग़ल साम्राज्य के दक्षिण में एक क्षेत्र है अहमदनगर। तो अहमदनगर और मुग़ल वंश के बीच में एक संधि होती है। तो इस संधि के पीछे जो रीजन रहता है, उसमें खुर्रम का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और इसी वजह से जहांगीर इसे शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये उसके ऊपर में ये पॉइंट है, इसके पीछे जो शाहजहाँ होने का। ठीक है। अब आगे की इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझते हैं हम लोग।
अगर यहाँ से अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने को अगर रहेगा तो मैक्सिमम चांस बनता है आने का। इसकी टाइटल जो है ये किरण आसानी, ये लोग ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आगे इसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलेगा जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, फैक्ट को समझते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये पूरे मुग़ल वंश का एक ऐसा शासक रहता है, मतलब प्रथम में ऐसा शासक रहता है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाह बंद करवा देता है। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट मुग़ल शासक था जो कि हिंदू और मुस्लिम का विवाह बंद करवा दिया। जबकि ये इनकी जो माता है, देखेंगे हम लोग, जो कि हिंदू थी। तो ये एक पॉइंट हो गया आप लोग के लिए याद रखने के लिए। और जब शाहजहाँ के समय में एक व्यक्ति जो है खान जहान लोदी, ये विद्रोह करता है इसके खिलाफ, किसके, शाहजहाँ के खिलाफ में। ये पूछ लिया था किसके समय में विद्रोह कौन करता, तो खान जहान लोदी, याद रखिएगा दोस्तों। और ये एक्चुअली डेक्कन का गवर्नर रहता है, ये भी आपको स्लाइड पे दिख जाएगा। ये डेक्कन के राज्यपाल रहते थे। बस छोटी सी फैक्ट है, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने 4-5 पॉइंट याद रख लिया कि जब जन्म हुआ था शाहजहाँ का तो उसका नाम खुर्रम था, और इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान के लाहौर में 1592 ईस्वी में 5 जनवरी को, ठीक। खुर्रम का पिता जहांगीर, जिसे सलीम कहते हैं, और माता एक हिंदू धर्म की थी जो कि जयपुर के राजघराने की थी, मानवती बाई। और इसका नाम पड़ता है शाहजहाँ 1617 ईस्वी में, जब अहमदनगर और मुग़ल साम्राज्य के बीच में संधि हो जाती है तब, ठीक। इसको एक उपाधि दिया जाता है, इसका नाम है किरण आसानी। और ये ऐसा प्रथम शासक रहता है जो हिंदू मुस्लिम के बीच को विवाह को बंद करवाता है। और खान जहान लोदी डेक्कन का गवर्नर रहता है जो इसके विरुद्ध में एक थोड़ा सा विद्रोह करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम। इसकी ज़रा वैवाहिक देखते हैं कि इसका वैवाहिक कार्यक्रम क्या रहता है। तो दोस्तों वैसे कहा जाता है इतिहास में कि किसी भी राजा महाराजा की बीवी को नहीं काउंट करना चाहिए, मतलब उसकी रानी को गिनना नहीं चाहिए, काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो राजा है, जहाँ जाए वहाँ रानी हो जाती है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता उसकी रानी से। एक्चुअली बस हम उनके उस रानी को मतलब पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि मुमताज़ इम्पोर्टेंट है, तो उसको स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 7वें नंबर की पत्नी रहती है जिसका नाम है अर्जुनमंद बन्नो बेगम। ये कौन है? मुमताज़ ही है, इसका रियल नाम अर्जुनमंद बन्नो बेगम रहती है, ठीक। अब अर्जुनमंद बन्नो बेगम ये रहती कौन है? तो इसकी माता रहती है एक नूरजहाँ, कहने मतलब जहांगीर की और 1-2-4 पत्नी होगी राजा महाराजा भाई। तो उस पत्नी की भतीजी रहती है इसकी, मतलब इसकी माँ जो रहती है उसकी भतीजी रहती है। ऊपर लिखा दिख रहा होगा आपको कि अब्दुल हसन असफ़ खान एक फ़ारसी सज्जन थे, नूरजहाँ के भाई थे। इसकी पुत्री थी कौन? अर्जुनमंद बन्नो बेगम। तो नूरजहाँ के भाई हुए तो उसकी बेटी तो भतीजी हुई, सिंपल सी बात है। और नूरजहाँ किसकी बीवी है? तो किसकी? जहांगीर की, जिसे हम सलीम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और नीचे भी लिखा हुआ है कि पत्नी नूरजहाँ की भतीजी थी, जहांगीर की पत्नी, जिसकी 1631 ईस्वी में मौत हो जाती है। यही अर्जुनमंद बन्नो बेगम की, जिसको हम मुमताज़ कहते हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको समझिएगा आप लोग। मुमताज़ और खुर्रम शाहजहाँ जिसे कहते हैं, इसके 14 बच्चे होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। मतलब अगर इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको पहले तो कहीं बीवी में ही आपको आएगा, कहीं 4 बीवी थी, कहीं 7, कहीं 14 देखने को मिलेगा। जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, तो मैं भी वही आपको पढ़ाता हूँ, जो भी ज़्यादा फैक्चुअल है और ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि इनके टोटल 14 बच्चे होते हैं, ठीक है। 14 बच्चे में से 7 बच्चे मर जाते हैं और 7 जीवित रहते हैं, याद रखिएगा। छोटा सा फैक्ट है। मुमताज़ की, जिनकी याद में ये क्या कहते हैं, 7 अजूबा में से एक अजूबा बनाते हैं, जिनकी यादों में, मतलब जिनके प्यार के लिए, और उनके 14 बच्चे हैं, ठीक है। एक सेंस लगा सकते हैं आप कि कैसा प्यार रहा होगा, ठीक है। और अब ये नहीं हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस टाइम में जितनी डेवलपमेंट थी, अगर मॉडर्न इंडिया के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम के हालात से, उसके नज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग। बस एज आपको याद रखना है कि 14 बच्चे हुए थे, ठीक है। 7 बच्चे मर जाते हैं और 7 बच्चे जीवित रहते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन जीवित रहते हैं, उसकी क्या योगदान रहती है, उसको भी देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप, ऊपर में आपको दिख रहा होगा 7 जीवित रहते हैं, जिसमें कि 3 महिला रहती है, मतलब 3 फीमेल और 4 पुरुष।
जो कि है जहान आरा, पहला रोशन आरा और गौहन आरा, 3 पुत्री जीवित रहती है, ठीक है, और 4 जो है पुत्र जीवित रहते हैं। दारा सबसे बड़ा रहता है, उसके बाद सूजा, औरंगजेब, मुराद। और आगे जब इनकी मृत्यु होती है शाहजहाँ की, तो औरंगजेब मतलब बनते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है। ये हम देखेंगे औरंगजेब के समय में। चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 7 की डेथ हो जाती है और 7 जीवित रहती है, जिसमें महिला 3 जीवित रहती है और 4 पुरुष। इस सब का नाम याद रखना है। कंट्रोवर्सी है कि शायद रोशन आरा के साथ में फिर ये शादी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, वो शाहजहाँ। ये कंट्रोवर्सी है। चलिए, बाद में फैक्ट बात की बात रहेगी, हम आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम समझने की कोशिश करते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल हम लोग सभी देखे हैं, उनके जानते होंगे, बट कुछ फैक्ट नहीं पता होगा हम लोगों को, तो प्लीज़ देख लीजिए। एक्चुअली अगर पूछ लिया जाए आपसे, इसका ब्लूप्रिंट, रूप छाया है इसका, जो एज अ टेम्पलेट कह सकते हैं हम इसको, कहाँ से मंगाया गया था? याद रखिएगा आप लोग, इटली से मंगाया गया था। ब्लूप्रिंट इटली से मंगाया गया था। इसका आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट होता है, अगर सपोज की जब बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, तो वो आर्किटेक्चर कौन था? वो था उस्ताद अहमद लाहौर। आप एज अ सीरियल नंबर वाइज मैच करवा लीजिएगा। ये 1 का है, इटली से मंगाया गया था। 2 वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौर। ये पिस्त्री नहीं है दोस्तों, तीसरे नंबर पिस्त्री नहीं था, ये मिस्त्री में टैप करने में मिस्टेक हो गया होगा। ये जो हेड होंगे ना, वो मिस्त्री वहाँ पे, उसका नाम है ईसा खान, ठीक है। मतलब इनके अंदर में ही बनाना शुरुआत हुआ होगा, ठीक है, बनना। इसे पत्थर कौन सा यूज़ किया गया? तो जो राजस्थान के अंदर में मिलता है मकराना पत्थर, इसका यूज़ किया गया है ताजमहल को बनवाने में, ठीक है। 2-4 फैक्ट थी ताजमहल के बारे में, याद रख लिए हम लोग। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए सही है, अगर हम 7 अजूबा में से एक अजूबा है और ये भारत के अंदर में है, तो इसके बारे में ये सब छोटी छोटी फैक्ट को जानना ज़रूरी है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम क्या है। नोट करके एक पॉइंट लिखा गया यहाँ पे कि 14वां बच्चा जो था दोस्तों, स्टोरी याद रख लीजिए आप लोग। 7 पता ही है आपको कि 14 बच्चे थे, 7 डेथ, 7 जीवित रहे, और 14वां बच्चा था वो लड़की थी। और इस लड़की के जन्म देते समय में इसकी माँ को दर्द हुआ और इसी दर्द से उसकी माँ मर जाती है। मुमताज़ की मृत्यु दर्द से ही होती है, ठीक है। वैसा ही पॉइंट था, याद रखने के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अब एक ये भी कंट्रोवर्सी है कि 8वां शादी जो किया ये खुद अपनी साली के साथ में किया है, मतलब हुआ होगा जो हुआ होगा, साली के साथ में किया। इतिहासकार का मानना है कि ये खुद अपनी बेटी मुमताज़ की बेटी जो रोशन आरा है से मैरिज करता है। तो ये कंट्रोवर्सी चलता रहता है, सब बात की बात है, छोड़िए। देखिए, नोट में दिया गया कि ये पॉइंट मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आना चाहेगा किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ सकता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था या मुगल वंश का जो हिंदू मुस्लिम के साथ विवाह बंद करवाया था। तो हिंदू मुस्लिम से शादी बंद करवाए थे यही थे। जबकि इनके पिता जहांगीर की बीवी थी एक मानबाई, पहले बताया हूँ, और इनके दादा भी थे, मतलब बाबा की बात करते हैं, अकबर, जिसे अकबर जो कि जोधाबाई से शादी के हुआ रहता है। ये भी एक राजपूत घराने की बेटी रहती है, ठीक है, महारानी रहती है, याद रखिएगा आप लोग। अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाँ दोस्तों, ये है आपको, ये जो स्लाइड दिख रहा है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यही मुगल वंश का ऐसा शासक है जो कि अकबर ने बंद करवा दिया था गौ हत्या, और ये गौ हत्या शुरू करवाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका इनिशिएटिव, मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लेते हैं पीपल के लिए, वहाँ के शासक के लिए। अगर ये लीडर है तो जनता के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम रहता है कि ये गौ हत्या दोबारा शुरू करवाता, जो कि अकबर इसको बंद करवा दिया था, ठीक है। और तीर्थ यात्रा कर दोबारा शुरू की, जबकि अकबर ने इसको बंद करवा दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। गौ हत्या फर्स्ट पॉइंट ऊपर में है, दिख रहा होगा, गौ हत्या को शुरू करवाता दोबारा, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर क्या होता है? सपोज़ की अगर हम अभी वैष्णो माता मंदिर देखने जाएंगे तो इसका कर पेमेंट करना पड़े तो उस टाइम का कर लगता था, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा कर इसे शुरू करवाया, और इलाही संबत को बंद करवाया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इलाही संबत को ऐसा कौन सा राजा की बंद करवाया था और हिजरी संबत स्टार्ट किया था, तो ये शाहजहाँ ही है। हिजरी संबत खुद का स्टार्ट करवाया था, और ये इलाही संबत जो है अकबर का है, अकबर के समय में स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये था कि इलाही संबत को बंद करवाया और उसकी जगह हिजरी संबत शुरू की। ये संबत क्या, बोलो क्वेश्चन आ रहा होगा संबत क्या होता है? जैसे कि अभी ईस्वी संबत चल रहा है ना, जैसे कि वैसे इलाही संबत और हिजरी संबत जैसे कैलेंडर होता है एक, ठीक है। वो आपको डिटेल में जब स्टार्टिंग में वैसे भी आपको आप लोगों को स्टार्टिंग से ही, मतलब एंशिएंट से ही मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं वो जब वहाँ पे पढ़ाऊँगा तो सारा जितना भी संबत है एरा है वो सारा इंक्लूड करूँगा, और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं, उसका वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं नेक्स्ट समय से। चलिए हम चौथा पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि इसके समय को किसानों का बेस्ट समय माना जाता है, किसानों का मित्र माना जाता है इसको,
किसको, तो शाहजहाँ को, और इसके समय को बेस्ट टाइम माना गया है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसकी क्या क्या रचना होती है, क्या क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन या बनावट क्या क्या है। मीना बाज़ार को बनाते हैं ये, जो कि आगरा के अंदर है। शाही मस्जिद जो कि आगरा के लाल किला में है, और छाता बाज़ार दिल्ली के अंदर है। ताजमहल आगरा के अंदर है, और मोती महल आगरा के अंदर है, और जमा मस्जिद दिल्ली का है। ये सबका जो ये कंस्ट्रक्टर यही है, मतलब इन्हीं के आदेश पर बनाया गया था ये सब, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करके लिखा गया है, आप लोग एज अ कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, मतलब भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ द इंडियन मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि इनके समय में बहुत सारे निर्माण हुए थे। बताया मैं आपको, जिस ताजमहल जैसे चीज़ बने हैं तो हो सकता है, तो इसे गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब शाहजहाँ का समय रहता है तो इसी के टाइम को माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्चुअली है क्या कि इस शाहजहाँ साहब को देख लेते हैं ज़रा, है कैसे देखें दोस्तों। यही है शाहजहाँ जी, ठीक है। यही एक ऐसे प्रेमी रहे हैं जो अपनी प्रेमिका की याद में 7 अजूबा में से एक अजूबा का निर्माण करवाया है, ताजमहल, ठीक है। या देख लीजिए इसको। चलिए, ऊपर में आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखा दिख रहा होगा, नीचे में आपको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप लोग और नोट्स में लिख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का कटिंग पीस मैंने अपलोड कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने को चांस बनता है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का कटिंग है, यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ज़्यादा मैं एक बार रीड कर दूँ। ये दक्कन में इसका अभियान जारी रहता है, दक्कन दक्षिण में, ठीक है। और यही जहान लोदी ने विद्रोह किया बट हार गया, मैंने शुरू की स्लाइड में ही दिखाया था। और अहमदनगर के खिलाफ अभियान करके अपने क्षेत्र में कर लेता है और ओरछा क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है। और उत्तर पश्चिम में उज्बेश जो है, उज्बेश से मतलब बल को जब्त करने का अभियान असफल रहता है। वही मतलब मैंने जो कहा था आपको कि सेंट्रल एशिया को, मतलब ईरान इराक जिला क्षेत्र है वहाँ, उस पर मतलब कब्जा करना चाहता है बट असफल रहते हैं इसमें, ठीक है। 1632 में लिखा है कि अहमदनगर को अंततः कब्जा कर ही लिया गया था। बीजापुर सेना ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया। ये सारा हिंदी में है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे की फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। हाँ, ये कुछ छोटा सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल में मिला लिया। अगर पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को कब मिलाया गया, तो 1632 में मिलाया। किसने मिलाया, तो शाहजहाँ ने मिलाया, ठीक। और गोलकुंडा क्षेत्र का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है, तो याद रखिएगा कि 32 के 4 साल बाद 36 में 1636 में गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया, और वहाँ के सुल्तान अब्दुल्ला शाह था, और अब्दुल्ला शाह को मुग़ल की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, मतलब कि इसके मतलब टर्म कंडीशन को फॉलो करना पड़ा। और इसी के एक वज़ीर रहते हैं, किसके, तो गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल्ला शाह, उसके वज़ीर जिसका नाम है मीर जुमला, इन्होंने ही शाहजहाँ को एक भेंट के रूप में एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। पूछ लिया जाए कि शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो सुल्तान अब्दुल्ला शाह, जो कि कहाँ का सुल्तान था, गोलकुंडा का, इसके वज़ीर थे मीर जुमला, इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद सेम ईयर में बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण किया और इसको भी इसके अंदर में संधि के अंदर में ले लिया गया। और एक फैक्ट ये है कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर में ऐसा प्रथम शासक कौन रहता है जो दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र करता है, तो यही है शाहजहाँ। ये फैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। 1639 में शाहजहाँ ने दिल्ली के नज़दीक शाहजहानाबाद में, दिल्ली के नज़दीक में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे नई राजधानी की नींव रखती है, ठीक। ये पॉइंट याद रखना आपको। इससे पहले दिल्ली में कभी राजधानी नहीं था मुगल वंश का, यही पहला शासक था मुगल वंश का जो शाहजहाँ के अंदर, जो नई दिल्ली के अंदर में इसका राजधानी ले जाने की नींव रखा जाता है, ठीक। 1645 में वही होता है कि मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र मुराद को भेजा, बट वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद दूसरे पुत्र औरंगजेब को ही भेजा, फिर भी वो कामयाब ना हो सका। इसको हम पहले स्टडी कर ही रखे हैं। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट बचा। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट को समझते हैं कि जब मुग़ल एम्पायर था अकबर के समय में, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब अकबर था इससे पहले तो ये क्षेत्र था जितना जितना ये डार्क पर दिख रहा है। जब आपको शाहजहाँ और औरंगजेब 1707 ईस्वी की बात करें, 1626 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये पूरा कंट्रोल हो जाता है, ये आपको पूरा कंट्रोल, और ये डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता है मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल सम्राटों ने। और मुग़ल साम्राज्य का पतन का मेन रीज़न यही है
कि इस पर डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश किया इन्होंने। अगर क्षेत्र को जीत करके वहाँ के शासक थे उन्हीं के अंदर में उस क्षेत्र को छोड़ देते तो पॉसिबल था कि कुछ ज़्यादा दिन तक इस पर कंट्रोल करते हैं, उससे अपना जो कर लेते हैं एज अ वार्षिक कर जो लिया जाता था वैसा लेते हैं। बट ये डायरेक्ट कंट्रोल करने की इसकी जो मंशा रहती है यही इसके मुग़ल साम्राज्य के पतन का मेन कारण है। और कुछ अयोग्य शासक सब भी आएंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद बाहरी आक्रमण भी होगा, नादिर शाह, आदिल अहमद शाह अब्दाली, ये सब भी देखेंगे हम सारा चीज़। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं क्या है दोस्तों। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है, देखते हैं, आप देख ही रहे होंगे, औरंगजेब की मृत्यु। सबसे पहले अब उसके जो 4 पुत्र हैं, दारा सुको, औरंगजेब, इस सब को पहले ये कैसे कैसे युद्ध होगा ये सारा चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको स्टडी करेंगे तो ये टॉपिक आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारा पढ़ाया गया चीज़ समझ में आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और जो कुछ भी कमी दिखे आपको वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हम लोग को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।